चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आइए 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड देख लेते हैं आप लोग। और आइए 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में हमने अब तक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन, इनिशियल रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया और इनिशियल मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट कवर किया था कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में कौन से एसेट्स कवर्ड है, इनको इनिशियली हम कब रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, और जब हम इनको इनिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे तो इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त इसको इनिशियली किस तरह से मेजर किया जाएगा। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी थी। एक टेंजिबल एसेट, एक टेंजिबल एसेट, इट कैन बी मूवेबल, इट कैन बी इमूवेबल, जिसमें दो कंडीशन, जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हो। नंबर वन, उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। नंबर वन, उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। एंड नंबर टू, जिसको तीन में से किसी एक काम के लिए रखा गया हो, आइदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आइदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और रेंटल टू अदर्स। अगर एक टेंजिबल एसेट मूवेबल, इमूवेबल, जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा है और उसे एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर रेंटल टू अदर्स के लिए रखा गया है, तो ये एसेट एज अ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर किया जाएगा। एक छोटी सी एक्सेप्शन थी कि अगर हमारे पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक लैंड एंड बिल्डिंग है जिसको रेंट में दिया गया है, तो ये IAS 16 का प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं है, बल्कि ये IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तहत अकाउंट फॉर किया जाएगा। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की इनिशियल रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया में दो कंडीशंस थी। नंबर वन, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द एसेट आर प्रोबेबल, एंड नंबर टू, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इज रिलायबली मेजरेबल। अगर एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है और उस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है, तो आप इस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन होगी कॉस्ट पे, और कॉस्ट के तीन मेजर एलिमेंट्स हैं। नंबर वन, परचेज प्राइस, नंबर टू, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, एंड नंबर थ्री, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सर परचेज प्राइस में हम रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, परचेज प्राइस में हम ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करेंगे, और परचेज प्राइस में अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज है तो इसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे होंगे। सर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट में हर वो नेसेसरी कॉस्ट आएगी जो एक एसेट को डिजायर्ड कंडीशन, डिजायर्ड लोकेशन में लाने के लिए जरूरी है ताकि उसे मैनेजमेंट की इंटेंशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही होगी, इसमें इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आ रही होगी, इसमें साइट प्रिपरेशन कॉस्ट आ रही होगी, इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट आ रही होगी, इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही होगी, इसमें टेस्टिंग कॉस्ट आ रही होगी, इसमें एक्विजिशन से रिलेटेड लीगल और प्रोफेशनल चार्जेस वगैरह आ रहे होंगे। सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट में यह था कि अगर एक एसेट की इंस्टॉलेशन, अगर एक एसेट की कंस्ट्रक्शन की वजह से आपके ऊपर यह ऑब्लिगेशन है कि एसेट की यूजफुल लाइफ के एंड पे आपने इस एसेट को डिसमेंटल करना है, आपने अपनी साइट को ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करना है, तो जितना भी डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन में खर्चा होना है उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में रिकॉर्ड करके हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाकर डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। याद है ना सारी बातें हमें? सर अगर हम अपने पास परचेज प्राइस वाली स्लाइड पर आए, अगर हम अपने पास इनिशियल मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वाली प्रेजेंटेशन पर आए, तो इनिशियल मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में हमारे पास कॉस्ट के तीन मेजर एलिमेंट्स, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस में एक बॉक्स लिंक हुआ है जिसमें हेडिंग आ रही है डेफर्ड पेमेंट। मिल गया हमें? सर आसान से लॉजिकल बात है, मैं रीड करता हूं फिर इसे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। कहता है द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट टू द रिकॉग्निशन डेट if the payment is deferred beyond the normal credit terms, the difference between the cash selling price and the total payment is recognized as an interest over the period of credit। कहते हैं आपने जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इनिशियली कॉस्ट में रिकॉग्नाइज करना है, ये कॉस्ट का जो एक एलिमेंट है परचेज प्राइस, ये परचेज प्राइस उस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की कैश इक्विवेलेंट प्राइस है। यानी कि अगर कोई एसेट आप कैश में बाय करते हो तो कैश इक्विवेलेंट जिस प्राइस पे आपको एसेट इजीली अवेलेबल हो जाता है, ये इसकी परचेज प्राइस है। लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को डेफर्ड पेमेंट पे बाय कर सकते हो, आप एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इंस्टॉलमेंट्स में बाय कर सकते हो। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को डेफर्ड पेमेंट या इंस्टॉलमेंट्स में बाय कर रहे हो, तो जितना डेफर्ड पेमेंट और कैश सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट नहीं बल्कि इंटरेस्ट का पार्ट बन रहा होगा। मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं।
देखिए फॉर एग्जाम्पल कि हम एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, इसकी कैश सेलिंग प्राइस है लेट से 5 लाख रुपए। हम एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं जिसकी कैश सेलिंग प्राइस है लेट से 5 लाख रुपए, लेकिन आप इसे बाय करते हो ऑन डेफर्ड पेमेंट ऑफ 2 years। क्या आप इसकी पेमेंट आज नहीं बल्कि 2 साल के बाद करोगे, और दुकानदार और सप्लायर इसे 2 साल की पेमेंट पे सेल करने के लिए एग्री हो जाता है ₹6 लाख। दुकानदार कह रहा है कि भाई अगर आज आप मुझसे कैश में ये मशीन बाय करके जाओगे तो 5 लाख रुपए का है। मैं ये कह रहा हूँ यार आज से मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन आने वाले सालों में तुम्हें दे दूंगा। तो दुकानदार ने मुझे ऑप्शन दिया कि चले ठीक है आप 2 साल बाद पेमेंट कर दीजिएगा, लेकिन फिर 2 साल बाद 5 लाख रुपए नहीं, ऑब्वियसली 5 लाख से ज्यादा 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब जब इस एग्जाम्पल में ईयर 0 पे मैं अपना प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड करूंगा, मुझे 2 साल बाद पे कितना करना है 6 लाख रुपए, लेकिन 6 लाख रुपए तो 2 साल के बाद की पेमेंट है। उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू टर्म में औकात कितनी है, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू टर्म में वैल्यू कितनी है 5 लाख रुपए। तो मैं अपने पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ईयर 0 पे 6 लाख भी नहीं बल्कि 5 लाख से प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट, 5 लाख रुपए से पेबल क्रेडिट। अब मुझे मालूम कि इस 5 लाख रुपए का पेबल जो मैंने आज रिकॉर्ड किया 2 साल बाद इसके अगेंस्ट मुझे कितने पे करने पड़ेंगे 6 लाख रुपए। तो मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्ट वर्कआउट करना चाहिए, एक इंटरेस्ट रेट वर्कआउट करना चाहिए। कैसे सर, अगर मैं ईयर 0 पे बाय करूं तो 5 लाख का एसेट है, लेकिन चूंकि मैं 2 साल बाद पे कर रहा हूं तो मुझे 6 लाख पे करने पड़ रहे हैं। तो 2 साल का इंटरेस्ट रेट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, S = P 1 + I की पावर n के फॉर्मूला से। 6 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू है, 5 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरेस्ट रेट मुझे मालूम करना है और 2 साल का ड्यूरेशन है। तो जरा देखो आई कितना आ रहा है। अब मैं इसको डेप्रिशिएट नहीं कर, डेप्रिसिएशन अलग होगा। पहले साल का आखिर आएगा सर, पहले साल के आखिर में इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, और हम अपने पेबल को इंक्रीज करेंगे। कितने से सर 5 लाख रुपए का पेबल है, 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 9.54%, कितना 47,700। इसी तरह ईयर 2 का एंड आता है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस P&L में डेबिट, पेबल क्रेडिट। कितने से सर, ओरिजिनली आपने पेबल रिकॉर्ड किया था 5 लाख रुपए, पहले साल के आखिर में वो 47,700 से ग्रो कर गया और इस पे अब 9.54 का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम एक्यूमुलेट करते रहते हैं ना, कंपाउंड करते रहता है। 51964 सर हमारे पास यस ये नहीं है 52,000 ये चेक करो ये सही है। अगर ये 700 है तो फिर ये 250 नहीं होना चाहिए, 300 होना चाहिए। हमने कुछ अंदाज राउंडिंग ऑफ कर दिया। अच्छा नहीं, आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया होगा तो ये 9.4 समथिंग होगा, 9.544 समथिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता 50-100 रुपए से। एटलीस्ट हमारा पेबल तो मैं मालूम है ना कि आज हमने पेबल 5 लाख का रिकॉर्ड किया, 2 साल के बाद वो बढ़कर 6 लाख हो जाना चाहिए था। तो पहले साल हमने 47,700 तक का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करके पेबल को ग्रो किया, दूसरे साल हमने 52,200, 250, 300 तक का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करके अपने पेबल को ग्रो किया। अब हमारे पास पेबल कितना आ गया है 5,47,000 और 52,300, 6 लाख रुपए। तो ईयर 2 के एंड पे अब हमारा पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट हो रहा होगा 6 लाख रुपए। सिंपल। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई एसेट बाय कर रहे हो अगेंस्ट डेफर्ड पेमेंट, तो फिर आप उस एसेट को ओरिजिनली
इनिशियली डेफर्ड पेमेंट की अमाउंट पे नहीं बल्कि इक्विवेलेंट कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे। और इक्विवेलेंट कैश प्राइस और डेफर्ड पेमेंट के दरमियान जो डिफरेंशियल आ रहा है ये बेसिकली एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा बल्कि ये आपका ओवर द पीरियड इंटरेस्ट एक्सपेंस है जिसे आप पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। कॉपी करें तो एक और एग्जांपल में करवाता हूं। अपने पास एक सवाल लिखे मैं डिक्टेट कर रहा हूं। An entity bought a machinery. An entity bought a machinery on 1st January 2020. An entity bought a machinery on 1st January 2020 against a deferred payment. Against a deferred payment of rupees 1,404,928. 1,404,928 to be paid on. परचेज कब किया हमने? 1 जनवरी 31 December 2022. The useful life of machine is 5 years and the appropriate discount rate is 12%. The useful life of machine is 5 years and the appropriate discount rate is 12%. Generalize the above. जरा बनाए सर 2-3 सालों की जनरल एंट्री से सवाल में। क्या देखिएगा सर मैं सॉल्व करवा देता हूं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। हमने एक मशीनरी बाय की 1 जनवरी 2020 पे। अब इसकी कैश सेलिंग प्राइस क्या है वो मैंने इस एग्जांपल में नहीं बताई। मैंने ये बताया कि 3 साल बाद 31 दिसंबर 22 पे आपने पेमेंट कर ली है 14,04,928। इसकी कैश सेलिंग प्राइस क्या है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें 3 साल बाद 14,04,928 पे करना है और हमें एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट दे दिया दैट इज 12%। तो मैं इस 12% से 14 लाख की डिस्काउंटिंग कर लूं और जब 14 लाख की आप 3 सालों में डिस्काउंटिंग करेंगे तो ये सिंपली बन जाएगा 1 मिलियन। यानी कि 1 जनवरी 2020 पे आपकी एंट्री बनेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 1 मिलियन और पेबल क्रेडिट 1 मिलियन। अब हर साल के आखिर में, पहले साल का आखिर आया 31 दिसंबर 2020, पहले साल के आखिर में आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 2 लाख रुपए। 5 साल की यूजफुल लाइफ है अगर हमारे पास तो 1 मिलियन को सिंपली 5 साल पे डिवाइड करोगे तो 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और हर साल के आखिर में आपने एक इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है जो कि कंपाउंड होती जाएगी हर साल। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। पहले साल आ जाएगा 1 मिलियन का 12%, 1,20,000। इसी तरीके से 31 दिसंबर 21 पे डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट से डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2 लाख रुपए। और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, पेबल क्रेडिट। अब दूसरे साल जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा वो 1,20,000 नहीं बल्कि 1 मिलियन प्लस 1,20, तो यह आया 11,20,000। 11,20,000 का 12%। सही है, 1,34,400। इसी तरह 31 दिसंबर 22 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट,
एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 2 लाख से क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, पेबल क्रेडिट। अब जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा वो 1 मिलियन प्लस 1 20 प्लस 1 34,400 का 12%, 150,528। तो आपके पास पेबल ग्रो करता करता 14,04,928 हो चुका होगा, सिंपली उसकी पेमेंट हो जाएगी। पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। एक और एग्जांपल है अपने पास, इसे कॉपी करके। सर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले वाला कैसे आया था? पहले वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस आया था 1 मिलियन का ओरिजिनल पेबल था, इसका 12%। फिर दूसरे साल आपका पेबल 1 मिलियन प्लस 1 20 यानी कि 11,20,000 हो गया। तो 1 मिलियन प्लस 120 का 12%। तीसरे साल 1 मिलियन 120 एंड 134 का 12%। A company entered into an agreement. A company entered into an agreement with Park Suzuki. A company entered into an agreement with Park Suzuki for the purchase of motor vehicle, on the following terms. अब बुलेट्स में लिखिएगा, डेट ऑफ परचेज 1st January 2021, 1st January 2021, second bullet, list price 5 million, list price 5 million. Third bullet, 40% payment in advance on the date of purchase, 40% payment in advance on the date of purchase. Fourth bullet, remaining 60% to be paid in equal installments. Remaining 60% to be paid in equal installments on 31 December 2021, 31 December 2022 and 31 December 2023. Fifth bullet, discount rate is 8%. डिस्काउंट रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट कर दीजिएगा। इंटरेस्ट रेट is 8%. Sixth bullet, useful life of vehicle is 5 lakh. Sorry, useful life of vehicle is 5 years with a residual value of 5 lakh. Useful life of vehicle is 5 years with a residual value of 5 lakh.
हमने जो थर्ड बुलेट लिखा है ना, रिमेनिंग 60% टू बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा, इंस्टॉलमेंट्स के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट। बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सिनेरियो को सॉल्व आपने खुद करना है। हमने 1 जनवरी 2021 में एक व्हीकल परचेस किया है 5 सुजुकी से 5 मिलियन का। पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि 5 मिलियन का 40% हमें डे 1 पे पे करना है, रिमेनिंग 60% हमें 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। 3 इंस्टॉलमेंट्स पे होंगी 31 दिसंबर 21, 22 और 23 पे। और ये जब इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे ना, इस पे हमें इंस्टॉलमेंट के साथ साथ 8% से सूद भी पे करना है। 5 साल की लाइफ है और 5 लाख रुपए की रेजिडेंट वैल्यू है। जरा सॉल्व करते हैं सवाल को खुद से। याद है कैसे मैं सॉल्व करवा देता हूं इस सवाल को। हमने एग्जांपल क्या बनाई है कि हमने 1 जनवरी 21 पे एक एसेट बाय किया है 5 मिलियन का। इस 5 मिलियन का एसेट जो हमने बाय किया, इसका 40% हमें 1 जनवरी पे पे करना है। तो 5 मिलियन का 40% 20 लाख हम यहीं पे पे कर देंगे। बाकी के जो 3 मिलियन है वो हम 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट पे होगा 31 दिसंबर 21 पे, दूसरा इंस्टॉलमेंट पे होगा 31 दिसंबर 22 पे और तीसरा इंस्टॉलमेंट पे होगा 31 दिसंबर 23 पे। अब इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है ये मैंने आपको सवाल में डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एक एन्युटी का फॉर्मूला ऑलरेडी अपने पीआरसी लेवल पे कवर किया है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू रेंटल्स 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन होल डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ऐसे के फॉर्मूला पढ़ा है हमने। अब हमें कितना अमाउंट रेंटल्स के फॉर्म में पे करना है? 5 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं सर, 5 मिलियन में से 2 मिलियन तो पे कर दिया, तो हमें रेंटल्स की फॉर्म में पे करना है 3 मिलियन। रेंटल्स हमें कैलकुलेट करना है। इस फ्रैक्शन को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं, 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 8%। कितनी रेंटल्स में पे करना है? 3 रेंटल्स में, होल डिवाइड बाय 8%। तो हमारे पास रेंटल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगी। कितनी? 11 6 4। सर हम 3 मिलियन को सिंपली डिवाइड बाय 3 ना कर दें? सर 3 मिलियन को डिवाइड बाय 3 नहीं कर सकते क्योंकि हमें हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है। अब पहले साल जो इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा उसमें 3 मिलियन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट होगा। दूसरे साल जो इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा उसपे जो आउटस्टैंडिंग लोन है उस पे इंटरेस्ट होगा। और इसी तरह तीसरे साल जो इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा उसपे तीसरे साल के आउटस्टैंडिंग लोन पे इंटरेस्ट होगा। तो हमने सिंपल एक एन्युटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू रेंटल्स 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर माइनस एन होल डिवाइड बाय 3 मिलियन मुझे रिपे करने इन द फॉर्म ऑफ रेंटल्स और मैंने ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में रख दिया। तो मेरे पास पर एनम रेंटल कितनी कैलकुलेट हो गई? 11,64,100। अब मैं एक पेमेंट शेड्यूल बना लेता हूं। अब मैं एक पेमेंट शेड्यूल बना लेता हूं जिसमें हमारे पास पहले कॉलम में पेमेंट डेट आ जाएगी, ओपनिंग लायबिलिटी आ जाएगा, इंटरेस्ट एट 8% आ जाएगा, रेंटल्स और क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगा। सर हमने 5 मिलियन में से 2 मिलियन तो इमीडिएटली पे कर दिए, तो हमारी लायबिलिटी रह कितनी गई? 3 मिलियन। अब जब पहला साल क्लोज होगा यानी कि 31 दिसंबर 2021 आएगा तो ये 3 मिलियन पूरा आउटस्टैंडिंग रहा, इसमें सूद चार्ज होगा 8% के हिसाब से 2,40,000। तो हमारी जो टोटल लायबिलिटी है वो 3 मिलियन प्लस 240 हो गई। फिर हमने रेंटल कैलकुलेट किया हुआ है वो हम पे करेंगे 1,164,100। तो हमारी लायबिलिटी रह कितनी जाएगी? दिस प्लस दिस माइनस दिस 2,075,900। और ये पहले साल की वर्किंग है यानी कि जो हमें 31 दिसंबर 21 पे पेमेंट करनी है। अब अगर मैंने सही किया है तो 31 दिसंबर 22
और 31 दिसंबर 23 की पेमेंट करने के बाद मेरी लायबिलिटी 0 हो जानी चाहिए। क्या ये समझ आ रहा है सबको? ये तो बनाया होगा आपने क्यूटी में मेरे ख्याल है नहीं बनाया सब? ऐसा कैसे होता है आधे ने बनाया तो नहीं बनाया? इस तरह की कोई चीज पढ़ी हमने क्यूटी में? इसको सिंपल अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल या पेमेंट स्केड्यूल कह सकते हैं हम कि आउट ऑफ 5 मिलियन 2 मिलियन तो इमीडिएटली पे कर दिए, 3 मिलियन रह गए। अब 3 मिलियन हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है, तो इंस्टॉलमेंट्स का हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट कर लिया 11,64,100। अब मैं एक शेड्यूल बना रहा हूँ। इस शेड्यूल में एक कॉलम आ गया ओपनिंग उधारी, उस उधारी पे कितना सूद लगना है, कितना किस्त पे होनी है और क्लोजिंग उधारी कितनी रह गई। ओपनिंग उधारी थी 3 मिलियन की, 30 लाख की, इसमें 8% से सूद कैलकुलेट हुआ 2,40,000। 8% से 3 मिलियन में सूद कैलकुलेट करने के बाद लायबिलिटी टोटल हो गई होगी 3240,000। फिर हमने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया 11,64,100 का, तो अब हमारी उधारी कितनी रह गई 2,075900। अब जब दूसरा साल स्टार्ट होगा तो इसकी ओपनिंग उधारी कितनी आएगी 2,075900। फिर इस पे 8% से सूद लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लोन पे लगता है 0.72। फिर रेंटल माइनस होगा तो हमारी क्लोजिंग उधारी कितनी रह जाएगी 1,077,874। फिर तीसरे साल की ओपनिंग उधारी आएगी 1,077,874, इसमें 8% सूद लगेगा 86,230,230,229। और फिर हम चौथा इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 1,164,100। तो क्या ये लायबिलिटी 0 बन रही है? क्या ये लायबिलिटी खत्म हो रही है? अगर नहीं हो रही तो मतलब मैंने कोई गड़बड़ कर दी है। फिर हो रहा है सर? तो बताइए क्या चल रहा है कैंप में? क्या ये समझ आ रहा है सबको, एक एक बच्चे को? ये समझ आ रहा है तो मैं जनरल एंट्रीज बनाऊं जी। क्योंकि एक चीज के इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लोन पे लगना है, यानी कि पहले साल 3 मिलियन का लोन है तो पहले साल 3 मिलियन पे इंटरेस्ट लगना है। दूसरे साल लोन का अमाउंट चेंज हो जाएगा तो फिर इंटरेस्ट 240 नहीं कुछ और आना है जो कि आउटस्टैंडिंग लोन पे होगा। सर यहां सुनिएगा, शारिक क्या कह रहा है? शारिक ये कह रहा है कि सर आपकी 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं। 1 जनवरी 21 पे आपका अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ, पहली इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी थी 31 दिसंबर 21 पे, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करनी थी 31 दिसंबर 22 पे, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करनी थी 31 दिसंबर 23 पे। शारिक ये कह रहा है कि इस दिन 5 मिलियन में से 2 मिलियन आपने पे कर दिए, आपके कितने रह गए 3 मिलियन। 3 मिलियन में एक साल का सूद बनता है 3 मिलियन का 8%, 2,40,000। तो आप पहले साल 1 मिलियन का लोन वापस करें और 2,40,000 का सूद दे दें तो आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 1,40,1240,000, जिसमें से ये प्रिंसिपल रिपेमेंट है और ये इंटरेस्ट है। अब 3 मिलियन में से 1 मिलियन दे दिया तो लोन कितना रह गया 2 मिलियन, यानी कि यहां जो सूद पे होगा वो 2 मिलियन पे होगा, तो 2 मिलियन का 8% 160। और फिर आप मजीद 1 मिलियन पे कर दें तो अब दूसरे साल हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 1,160,000। अब लोन कितना रह गया 3 मिलियन में से 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन का लोन रह गया, फिर 1 मिलियन पे सूद लगेगा यानी कि 1 मिलियन और 80,000 का सूद, तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 1,080,000। ये काम नहीं करना चाहिए था। सुनिएगा, अगर आपको एग्जामिनर ये कहता है या अगर आपका सिनेरियो आपको ये कहता है कि जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो हम इक्वली 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग लोन है
डिवाइड बाय 3, 1 मिलियन इस साल, 1 मिलियन इस साल, 1 मिलियन इस साल। लेकिन मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा मैं 3 साल एक ही इंस्टॉलमेंट दूंगा आपको। इसमें अगर देखें तो इंस्टॉलमेंट के नंबर चेंज हो रहे हैं ना, पहले साल 12,40,000, फिर 11,60,000, फिर 1,10,80,000। लेकिन सवाल का सिनेरियो क्या है, द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल बी रिपेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, कि तीनों साल में इंस्टॉलमेंट्स के नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, और वो भी एक फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाता है, एन्युटी के फॉर्मूला से। और ये एन्युटी के फॉर्मूला से बिल्कुल सही रेंटल कैलकुलेट हुआ। ये प्रूव कैसे हो रहा है, जब मैंने इसको पेमेंट शेड्यूल में डाला कि भाई ओरिजिनली 3 मिलियन का लोन था, इसमें 8% का सूद लगा, इतना रेंटल माइनस किया तो अब लोन इतना रह गया। फिर इतना लोन आया, इसमें 8% का सूद लगा, रेंटल माइनस किया तो इतना लोन आ गया। फिर इतना लोन, इसमें 8% का सूद, और जब रेंटल माइनस किया तो लोन हमारा 0 हो गया है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? These are equal installments, these are equal principal repayments। दोनों में फर्क क्या है सर? यहाँ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स भी हो रही हैं, यहाँ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स भी हो नहीं हो रही, यहाँ पे इक्वल प्रिंसिपल रिपेमेंट हो रही है। सर हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो रेंटल्स हमने पे किए हैं, इसमें कितना इंटरेस्ट है, कितना सूद है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 3 तुमने जो रेंट्स पे किए हैं, इसमें कितना सूद है, कितना प्रिंसिपल रिपेमेंट है? यस सर, पहले साल 3 मिलियन पे 240 का सूद लगा है। तो ये जो तुमने रेंटल पे किया है ना, इसका ब्रेकअप किया है कि इसमें से 2,40,000 तो तुम सूद के ही पे कर रहे हो, फिर 11,64,100 माइनस 240 करो, 11,64,100 माइनस 2,40,000, 9, इतनी प्रिंसिपल पेमेंट कर रहा हूं। सर कैसे आपकी बात पे यकीन कर लें? यहां देखें, ओरिजिनली ओपनिंग लायबिलिटी कितनी थी? 3 मिलियन। अगर 3 मिलियन में से मैंने इतना लोन पे कर दिया, 3 मिलियन माइनस 924,100, क्या 2075,900 बन रहा है? फिर दूसरे साल 2075,900 का लोन, इतना इंटरेस्ट, इतना रेंटल। इस रेंटल का ब्रेकअप क्या है सर? इस रेंटल में इंटरेस्ट है 166,072, और इतना रेंटल है 1,164,100 माइनस 166,072, 99,8028। इतनी प्रिंसिपल रिपेमेंट है। यानी कि अगर इस लायबिलिटी में से मैं ये माइनस करूं तो यहां तक पहुंच रहा हूं, 2075,900 माइनस 99,8028, क्या ये बन रहा है? और फिर इतनी लायबिलिटी, इतना सूद, यानी कि इस रेंटल में 86,230 का इंटरेस्ट है और 1,077,874 का प्रिंसिपल रिपेमेंट। दोनों में टेक्निकली फर्क क्या है? दीज आर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, and this is equal principal या लोन रिपेमेंट। जब प्रिंसिपल रिपेमेंट इक्वल रखोगे तो फिर रेंटल्स इक्वल नहीं होंगे, और जब रेंटल्स इक्वल रखोगे तो फिर प्रिंसिपल रिपेमेंट्स के अमाउंट चेंज हो रहे होंगे। और देखो थोड़ा सा ना इसके पीछे की साइंस समझो। ओरिजिनली लोन 30 लाख रुपए का था, 240 सूद है, 924 प्रिंसिपल रिपेमेंट है। फिर लोन कम हो गया, 2,20,75,000 हो गया, तो इंटरेस्ट का एलिमेंट कम हो गया। पहले साल 240 था, दूसरे साल 166 हो गया, और प्रिंसिपल रिपेमेंट का नंबर बढ़ गया। पहले साल 924 था, 9,998 हो गया। फिर लोन और कम हुआ तो इंटरेस्ट का एलिमेंट और कम हुआ, 240 से 166, फिर 86, और प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ता गया। पहले 924, 999, 998 और 107। तो लोन में जब इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होंगी तो हर इंस्टॉलमेंट में सूद का एलिमेंट कम होता जाएगा और प्रिंसिपल रिपेमेंट का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं ये अच्छी तरह समझ आ रहा है तो जनरलिटी समझ आएंगी। क्लियर है सबको? बढ़ो आगे। अब यहां देखें,
सर हमारी जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी? 1 जनवरी 21 पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 5 मिलियन। इस 5 मिलियन का 40% हमने इमीडिएटली पे कर दिया, तो कैश क्रेडिट 2 मिलियन, और 3 मिलियन को डेफर्ड पेमेंट की बात की 3 इंस्टॉलमेंट्स में, तो पेबल डेबिट 3 मिलियन। ये डे 1 पे हमने एंट्री बना दी 1 जनवरी 21 पे। फिर पहले साल का आखिर आया 31 दिसंबर 21 पे, तो डेप्रिसिएशन की तो एक आसान सी एंट्री बन जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितना 5 मिलियन का एसेट, 5 लाख रुपए की रेजिडेंट वैल्यू और 5 साल की लाइफ 9 लाख। और अब रेंटल और इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनेगी जरा देखिएगा। इस लायबिलिटी पे पहले साल इतना सूद एक्रू होना है, तो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, पेबल क्रेडिट 2,40,000, और पहले साल इतनी इंस्टॉलमेंट पे होनी है 11,64,600, तो पेबल डेबिट सॉरी 100 और कैश क्रेडिट। पहले मैंने इंटरेस्ट एक्रू किया, जितने से इंटरेस्ट एक्रू किया उतने से अपनी उधारी बढ़ाई, फिर मैंने रेंटल पे किया तो जितना रेंट। सर हमने जो ये उधारी कम की है ये प्रिंसिपल रीपेमेंट की अमाउंट से नहीं होनी चाहिए थी 9,24,100 से, हो सकती है फिर मैं कंबाइन एंट्री बना दूं। कैसे? इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट 2,40,000, कैश क्रेडिट 11,64,100, और डिफरेंशियल से पेबल डेबिट, ये जो डिफरेंशियल से पेबल डेबिट होगा ना वो 9,24,100 ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कंबाइन एंट्री बनाओ या अलग अलग एंट्रीज बनाओ, यहां मैं सूद एक्रू कर रहा हूं और फिर पे कर रहा हूं, या मैंने सूद एक्रूवल के साथ साथ ही पेमेंट को एक साथ रिकॉर्ड कर दिया है। क्या ये समझ आता है सबको? किसी को ना समझ आ रहा हो तो पूछे मुझसे। सर ईयर 2 ईयर 3 की एंट्री बनाए, यहां देखिए 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन की आसान सी एंट्री बन जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 9 लाख, ये अमाउंट तो चेंज नहीं होगा। अब कंबाइन एंट्री बना दे, तो कंबाइन एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस दूसरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 1,66,072, रेंटल हमें कितना पे करना है 11,64,100, और इन दोनों की डिफरेंशियल से हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, दैट इज 998,002। इसी तरह तीसरे साल 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 9 लाख। कंबाइन एंट्री बना देता हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट कितना रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट, सर सबको पता है इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड करना है, तुम्हें पता है व्हाइट शीट में? पूछो ना, मेरी पहली क्लास है आज, कहां से हमें समझ नहीं आना शुरू हुआ? बाकी सब समझ आ गया तुम्हें? सर अगर बाकी सब समझ आ गया हमें, तो फिर हमें तीसरे साल के इंटरेस्ट का अमाउंट ढूंढने में मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है सबसे लास्ट में जो बैठे हुए हो कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का? 166,072, तुम्हें पता है कितना? सर हम तीसरे साल में आ गए ना, तीसरे साल का मतलब है कि अब हम यहां पर हैं, तो तीसरे साल की ओपनिंग लायबिलिटी ये है
जिसमें सूद 86,000 का है ना, और फिर ये जो रेंटल पे हो रहा है उसमें 86,000 सूद ही पे हो रहा है और बाकी बैलेंसिंग प्रिंसिपल रिपेमेंट हो रही है। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा दैट शुड बी 86,230, कैश क्रेडिट 1164,100 और बैलेंसिंग से पेबल डेबिट। सर ये समझ आ रहा है या नहीं हमें? कॉपी करने कोई चीज नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछें दोबारा।